टॉपिक है कैप्लर्स लॉ। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। देखिए प्लैनेट्स के बारे में मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, ऐसे मैं बता चुका हूं लास्ट टर्न में। सैटेलाइट्स भी डिस्कस कर चुका हूं। आप आर्टिकल का नाम डाल दें कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये आर्टिकल डाल दीजिए। केपलर नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, उनके मोशन के से रिलेटेड कुछ लॉज दिए हैं। वो टोटल लॉज 3 हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ जो केपलर का है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या कहते हैं? सेकंड लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरियल स्पीड, और थर्ड होता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ये तीनों लॉ हम समझाएंगे आपको, इनकी प्रूविंग्स भी सीखनी है। पहले हम तीनों का स्टेटमेंट कराएंगे एक साथ, तो एक शॉर्ट आंसर तैयार हो जाएगा। अगर केवल डेफिनेशन आ जाए, सपोज करिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केपलर्स लॉज, तो आप वो एक साथ लिख देंगे तीनों के स्टेटमेंट। लेकिन अगर प्रूविंग आएगी तो फिर उसके बाद हम आगे प्रॉपरली उसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए केपलर्स लॉ की बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा 2-4 लाइन प्लैनेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ड आया अगर प्लैनेट, तो प्लैनेट होता क्या है? जैसे डेफिनेशन की बात आ गई, व्हाट डू यू मीन बाय प्लैनेट? प्लैनेट्स हम लोग बोलते हैं उनको वो टेरेस्ट्रियल हैवी ऑब्जेक्ट्स दोज आर रिवॉल्व अराउंड द सन। सबसे सिंपल इनिशियल डेफिनेशन यही है, दोज हेवनली ऑब्जेक्ट्स विच आर रिवॉल्व अराउंड द सन आर नोन एज प्लैनेट। इनिशियली शुरुआत में जब क्लासिफाई किया गया तो 9 प्लैनेट्स कहे गए। कितने कहे गए? हमारे हिंदू धर्म में भी नवग्रह की पूजा जमानों से होती है, यानी 9 ग्रह सबसे पहले डिस्कवरी तो हम ही ने की है। हमारे वेदों में ऋषियों द्वारा लिखा गया है 9 ग्रह के बारे में। बाद में जब साइंस डेवलप हुई तब ये 9 ग्रहों का स्टेटमेंट आया, लंबे समय तक चलता रहा। कंट्रोवर्सली किसी को शरारत सूझी जब उसे पता चला ये मैचिंग हो गई है। 9 ग्रह हिंदुओं के धर्म में भी है और फिजिक्स भी 9 ग्रहों को या ज्योग्राफी भी 9 ग्रहों को प्रूफ मान रहा है। तो इन्होंने डेफिनेशन में थोड़ा फेरबदल किया। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जानबूझ के, उन्होंने सोचा कुछ तो चेंज लाएं, मैच हो गया ना, कॉपीराइट। तो इन्होंने डेफिनेशन में थोड़ा वेरिएशन कर दिया। एक्चुअल में जो प्लूटो था लास्ट, वो नेपच्यून की क्लास को क्रॉस करता था, कट करता था। तो उन्होंने कहा अब डेफिनेशन नहीं बना दी, दोज हेवनली ऑब्जेक्ट्स विच आर रिवॉल्व अराउंड द सन विदाउट क्रॉसिंग द ऑर्बिट ऑफ एनी अदर प्लैनेट। ये एक और टर्म उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया। उसको प्लूटो कह सकते हो वायोलेट कर रहा था। अब आज की सिचुएशन में साइंस के अकॉर्डिंग हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। प्लूटो का नाम फिर बदल दिया गया, उसको कह दिया गया ड्वार्फ प्लैनेट। क्या बोल दिया गया? ड्वार्फ प्लैनेट। ये 2008-9 के आसपास, अभी बिल्कुल लेटेस्ट की बात कर रहा हूं। जमानों तक 9 प्लैनेट्स ही हम लोग पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। ठीक है, कौन कौन से हैं जरा मैं इस पे थोड़ा सा सीक्वेंस बात कर लेता हूं। ये तो सन है हमारा, जिसके नाम पर सोलर सिस्टम पड़ा। सोलर सिस्टम मींस प्लैनेट्स ए फैमिली ऑफ द सन। तो सबसे पहला जो नंबर फर्स्ट आता है वो मरकरी का है, सेकंड हमारा वेनस है, थर्ड इज अर्थ, फोर्थ इज मार्स, फिफ्थ इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून भी कह सकते हो, वैसे नेपच्यून पढ़ते हैं ज्यादातर, और लास्ट वन प्लूटो। बट एट द प्रेजेंट टाइम इसको सोलर फैमिली के प्लैनेट ग्रुप से हटा दिया गया है। ठीक है, थोड़ा इनके बारे में 1-2 बातें समझ लेते हैं। ये सभी अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ये किसी दूसरे की कक्षा में घुस के नहीं निकलते हैं। कुछ शरारती बच्चे नहीं होते हैं कि अगर 6 में जाना है, उनकी क्लास आगे है, तो पहले 12th में झांकेंगे कि कौन कौन आया है, फिर 11th में भी एक बार देख लेंगे, अच्छा भैया
आए, कोई रिक्शे में अगर साथ में आता तो उसको भी देखें, बैठे हो, ठीक हो, हाँ। पहले जो वैन में साथ में आता था उसकी क्लास मान लो 9 था, उसमें जहां का भाई जी वैन वाला सही चला रहा है, सबसे लास्ट में अपनी 6 क्लास में जाएंगे। वो है डॉर्फ प्लेनेट, ये है प्लूटो। इसने क्या किया, इसके साथ नेपच्यून के साथ बदतमीजी कर दी। इसकी कक्षा में जाता है फिर अपनी कक्षा में आता है, ऑर्बिट बदलता रहता है, इसलिए इसको लोगों ने हटा दिया। ये ऐसा साइंटिस्ट का कहना है, लेकिन हमारे दिमाग में अलग तरह की बात चलती है। मुझे लगा इन्होंने जानबूझ के हटाया है, क्योंकि वो मैचिंग चल रही थी ना हमारे हिंदू धर्म से। ये लोग बहुत खिलाफ रहते हैं, बहुत लोग ऐसे लोग हैं, एक मतलब जब जानबूझ के ऐसा किया। खैर छोड़िए, क्या करना अब फिलहाल। लेकिन आपको 8 प्लैनेट्स ही सोलर सिस्टम के कहने हैं। इनके बारे में थोड़ा, मरकरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन। एक क्वेश्चन पूछता हूं, विच प्लैनेट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट? 2 आंसर आ रहे हैं, मरकरी और वेनस। जो लोग मरकरी कह रहे हैं वो बताएं वाई। हाँ, ये कह रही हैं कि अच्छा चूल्हे के एकदम पास बैठोगे तो ज्यादा गर्मी मिलेगी कि थोड़ा दूर बैठ के मिलेगी? ये तो एकदम चूल्हे के पास बैठा है, वेरी क्लोजर टू द सन। बोलो, कह रही यही ज्यादा गर्मी पाएगा, यही हीटेड हो जाएगा। ठीक है, जो लोग वो कह रहे हैं मतलब वेनिस को, वो बता सकते हैं भाई। रटा था, रटा वाला नहीं, रीजन के साथ। मैंने कहा साइंस बिना लॉजिक के है ही नहीं भाई, रीजन होना चाहिए। यस, अच्छा काहे काहे, अच्छा थोड़ा थोड़ा आप सही पहुंच रहे हैं। अब मेरी बात सुन लें, इनकम ज्यादा होने की कोई गारंटी नहीं कि आप रईस हो गए। इनकम ज्यादा है तो खर्चे ज्यादा हो गए, तो लास्ट में बचेगा तो कुछ नहीं आपके पास। इनकम थोड़ी कम भी हो लेकिन हम खर्चा ना कर रहे हो ज्यादा, तो धीरे धीरे हमारे पास स्टोर हो जाएगा कि नहीं बताओ। मरकरी जितना लेता है दिन में उतना शाम को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है एटमॉस्फेयर में, बाहर मतलब निकाल देता है स्पेस में, तो फाइनली फिर सवेरे से लेना शुरू करता है, उसके पास बचता नहीं खास कुछ। लेकिन ये वेनस, इसके एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा है। क्या? वेनस का एटमॉस्फेयर CO2 से बना हुआ है, और CO2 की प्रॉपर्टी आप जानते हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो आया दिन में हीट, उसका ज्यादा पार्ट इसने रोक लिया, वापस करता है स्पेस में, ऐसा नहीं जैसे अर्थ करती है, लेकिन पूरी नहीं वापस करती हीट को, थोड़ा बहुत रोके रहती, तभी तो। नहीं तो रात में पानी जम जाए भाई जी, आइस बन जाए, अगर पूरा ही वापस हो जाए, थोड़ा बहुत बनी रहती है, इसलिए हीटिंग बना रहता है इसमें, लेकिन ज्यादा रुका रहता है, फिर अगले दिन आने लगता है, ऐसे कंटिन्यूअसली इसके पास जमा रहता है हीट, इसलिए वेनस हॉटेस्ट प्लैनेट है। ये इसका लॉजिक है। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा? बिग जुपिटर, ये गुरुजी हैं। ये कौन है? जुपिटर को हम लोग क्या बोलते हैं? बृहस्पति। अब बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु। बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरुजी हैं। अब गुरुजी का तो सबसे बड़ा दर्जा है, सबसे बड़ा पोजीशन हमारे तो इंडियन लोगों ने, देखो मतलब कितना मैचिंग है। बृहस्पति के पास गुरु की पोजीशन है, इससे बड़ा कौन है भाई? डीएम बनोगे तो क्या बिना गुरु जी के पढ़ाई बन जाओगे? जब तक 2-4 घंटा नहीं पढ़िएंगे तब तक कोई डीएम एसडीएम नहीं बन पाता है। कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा सा धक्का मुक्की होती है गुरु जी के साथ उसके बाद ही कुछ बन पाते हो। तो जुपिटर देख लो, पूछ लो, तो ये जुपिटर सबसे बड़ा है। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा मून किसके पास है, या नेचुरल सैटेलाइट्स किसके पास सबसे ज्यादा है? सैटर्न के पास। आज की पोजीशन के हिसाब से अबाउट 80, कितने? अबाउट 80, बात समझना। उससे कम जुपिटर के पास 79। फिर भी अगर कभी ऐसा आ जाए क्वेश्चन, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स का अगर बात आवे तो आपको जुपिटर, वो सैटर्न बताना है। सैटर्न से हमेशा जुपिटर के पास कुछ ना कुछ कम नंबर बना रहता है। लगातार डिस्कवरी होती जा रही है। बहुत पहले मैंने पढ़ा था 67 सैटर्न के पास, अभी ताजी एक दिन रिपोर्ट देखी तो उसमें 80 हो गए हैं। तो मतलब जैसे जैसे टेलीस्कोप की पावर्स बढ़ रही हैं, नए नए टेलीस्कोप बन रहे हैं, वैसे वैसे और ज्यादा मून्स पता चल रहे हैं। अर्थ का कितना मून है? सिंगल। मार्स के कितने हैं? 2। अगर सपोज करो हम लोग मार्स में रहते, तो मार्स में जो लोग रहते हैं उनके यहाँ 2 करवा चौथ होती, महिलाएं 2 बार व्रत रहती, और कहीं बाय द वे हम लोग सैटर्न पे होते 80 दिन
80 दिन वो व्रत है, एक बार इस मून के लिए, एक बार उस मून के लिए, एक बार उस मून के लिए, है ना। लेकिन अगर यही हम लोग का घर यहां होता वेनस और मरकरी में, देयर इज नो मून, मून ही नहीं इनके पास, मस्त खाओ पियो, मस्त मौज करो, कोई व्रत नहीं, ठीक है। तो ये तो प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा बता दिया। अब आते हैं फाइनली हमारे केपलर्स पे। तो चलिए केपलर ने क्या कहा उस पे बात करते हैं। तो देयर आर 3 लॉज, देयर आर 3 लॉज। फर्स्ट नंबर है, डाल दें, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब इसको समझते हैं जरा, ऑर्बिट के लॉ में क्या बताया इसमें, देखो जरा। अकॉर्डिंग टू केपलर ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। देखिए ध्यान देना, जितनी भी प्लैनेट्स हैं वो सब के सब इलिप्टिकल पाथ में सन की चारों तरफ रिवॉल्व करते। ये सन है और ये कोई प्लैनेट पी कह दो। देखो सर्कल होता है बिल्कुल ऐसा जिसकी दोनों रेडियस सेम होती, और सर्कल को थोड़ा सा ऐसे पिचका दो तो एक रेडियस बड़ी हो जाएगी, एक छोटी हो जाएगी, इसको बोलते हैं इलिप्स। तो जो लॉ, इसका फर्स्ट लॉ ये बताता है, इसको प्रूव भी किया गया, ऐसा नहीं कि बिना प्रूविंग के कुछ है। केपलर ने कहा था कि जो प्लैनेट्स हैं वो जिस ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं उसका जो शेप है वो कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है। आपने कभी शक्तिमान देखा होगा, शक्तिमान में भी यही कॉन्सेप्ट है, ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, इलिप्टिकल पाथ बनाते हैं। तो कहने का सीधा मतलब है, पहला लॉ नोट कर लीजिए, लिखिए मैं बोलता हूं, फर्स्ट का बताता हूं, लिखिए। अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ, ऑल प्लैनेट्स revolve around the sun, revolve around the sun in elliptical path, in elliptical path, while sun is situated at any one focus, at any one focus of at any one focus of orbit, at any one focus of ellipse कह सकते हो। एलिप्स में 2 पॉइंट्स होते हैं जिनको फोकस कहते हैं, एक यहां पर होता है और एक यहां पर होता है। दो में से कहीं भी आप लेट कर सकते हो सन को एक सिचुएशन पर, ठीक है, और ऐसे घूमता रहता है। सन की देखिए जो प्लेनेट से डिस्टेंस है वो वेरी करती रहती है। जैसे जब प्लेनेट यहां है तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फिर धीरे धीरे डिस्टेंस कम होती जाती है, सन के क्लोजर आता है, यहां पर आकर के काफी पास आ जाता है, फिर ऐसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है। जब ये सन के यहां पर होता है तो ये समर सीजन होता है, और जब यहां पोजीशन होती है तो विंटर सीजन होता है। इसलिए साल में ऐसे ऐसे मतलब सीजन चेंज होते रहते हैं मोशन के अकॉर्डिंग। चलिए, तो ये फर्स्ट हुआ। कोई डाउट है किसी को स्टेटमेंट में? बहुत सिंपल वे में याद कर लो कि सन के अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं उनका पाथ होता है, उनका ऑर्बिट होता है इलिप्टिकल, लेकिन सन उस इलिप्स के किसी एक फोकस पर सिचुएटेड होता है। आप जहां जहां बना लो, दो में से एक जगह सनलाइट कर लो। सेकेंड लॉ देख लो, सेकेंड लॉ उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरियल स्पीड, लॉ ऑफ एरियल स्पीड, लॉ ऑफ एरियल स्पीड। इसको जरा समझते हैं, ये एरियल स्पीड क्या कह रहा है। तो सुनिए, द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड द प्लैनेट, देखिए ये प्लैनेट भी है, ये सन हमारा ऐसे, इनको ज्वाइन कराने वाली जो लाइन है उसको हम बोलेंगे लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट। देखो अभी प्लैनेट की सिचुएशन मान लो ए पर है, और ये थोड़ी देर बाद ट्रेवल करते करते पॉइंट बी पर आ गया, बात समझना, और यहां से यहां तक प्रोपगेट करने में, ट्रेवल करने में कुछ टाइम इंटरवल लगेगा, उसको डेल्टा टी लेट कर लिया। तो जो लाइन ज्वाइनिंग पहले थी ए पर, तो ये एएस थी, अब जो लाइन ज्वाइनिंग है वो क्या है, बीएस है। भाई वो प्लेनेट अब यहां आ चुका है ना डेल्टा टी टाइम बाद। तो इन दोनों सिचुएशन के बिटवीन अगर एरिया हम फाइंड कर लें, एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है। ऐसे ये प्लेनेट कभी यहां भी पहुंचा होगा सी पॉइंट पर, और फिर चलते चलते वो डी पर पहुंचा होगा। जरा ध्यान देना,
तो यहाँ ये लाइन ज्वाइनिंग और यहाँ पर ये लाइन ज्वाइनिंग है, इसका एरिया निकाल लो। बट ये गौर करने वाली बात है कि टाइम हमने सेम लिया हुआ है। जितने टाइम के लिए यहां पर ऑब्जर्वेशन हुई है ए से बी तक जाने के लिए, उतने ही टाइम के लिए हमने सी से डी तक के लिए ऑब्जर्वेशन की, टाइम इंटरवल सेम लिया गया है। तब सुनिए स्टेटमेंट, द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वेप्ट आउट, स्वेप्ट मीन पार करना, द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वेप्ट आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, मींस इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा जब टाइम सेम लिया गया। तो टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया निकाला हमने, इसलिए इसका नाम पड़ा एरियल स्पीड। डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कह दिया, भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है ना, तो एरिया बाई टाइम फिर क्या होना चाहिए, एरियल स्पीड बोल दिया, एरिया स्वेप करने की स्पीड। इसको हम लोग बाद में प्रूफ करेंगे, अभी तो रिजल्ट आएगा जे बाई टू एम। जे एंगुलर मोमेंटम है, एम वी आर, एम मास है, इसको आगे प्रूफ करूंगा मैं। अभी इसको, ये जो रिजल्ट आता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख पा सकते हैं, ऐसे देखो, जे बाई टू एम कांस्टेंट। यानी फिर सुन लीजिए स्टेटमेंट, द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड द प्लैनेट स्वेप्ट आउट इक्वल एरिया in equal time interval. In other words, we can say that aerial speed of planet, aerial speed of any planet is equal to constant. तो लिख लीजिए स्टेटमेंट, पहले लिखिए सेकंड लॉ का, द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट, the line joining sun and planet swept out, the line joining sun and planet swept out equal area in equal time intervals, equal area in equal time intervals. It means aerial speed of a planet remains constant. अब ये डायग्राम बना करके इतना हिस्सा पूरा नोट कर डालो शिवाशीष। जान लेते हैं, फिर प्रूफ कराते हैं एक एक करके। थर्ड लॉ को समझ लें, उसका भी स्टेटमेंट जान ले जरा। ये डायग्राम बना लिया था ना, अब आइए थर्ड लॉ की बात करते हैं। केपलर का थर्ड लॉ क्या है अभी समझ लो जरा। थर्ड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या, थोड़ा समझ लें, अच्छी बात है। केपलर ने कहा था कि जो प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ना, तो एक पूरा ऑर्बिट करने में, एक पूरा राउंड लेने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं हम लोग। तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, ध्यान देना थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू केपलर, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड फॉर अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस। देखो मैंने कहा था सन और प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस है वो वेरी करती रहती ना, वेरिएबल है, इसलिए हमने मीन वर्ड यूज किया है। तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट, यानी टी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब। आर हमने यहां क्या बोल दिया है, मीन डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस। प्रोपोर्शनलिटी हटा सकते हो आप अगर हटाना चाहो तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा बस। ये स्टेटमेंट है केपलर के थर्ड लॉ का। लिखिए जरा स्टेटमेंट, लिखिए, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड फॉर अ प्लैनेट revolving around the sun, for a planet revolving around the sun is directly proportional to cube of the mean distance between sun and planet, that is, ये फार्मूला नोट करें, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब या फिर
टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब पर आते हैं। अब एक एक करके तीनों लॉ को हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ की प्रूविंग करते हैं, जरा समझ लेना। आप लोग डाल दें प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ, प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ। जब तक प्रूफ पूछे ना जाए एग्जाम में तब तक आप मत दीजिएगा। अगर मान लो स्टेटमेंट ही आ जाए केवल केपलर्स लॉ का, तो स्टेटमेंट ऊपर मैंने लिखा दिए तीनों, प्रूफ आएगा तब यहां से आप आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ की प्रूविंग हम सिखाने वाले हैं, केपलर फर्स्ट लॉ की। इसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, वही ग्रेविटेशनल फोर्स वाला। जो ग्रेविटेशनल फोर्स F होता है वो Gm1m2 होता है। यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक सन और एक प्लेनेट। यहां पर m1m2 की जगह क्या है, सन का मास और प्लेनेट का मास। इसलिए m1 को हमने ले लिया मास ऑफ द सन, m2 को ले लिया मास ऑफ द प्लेनेट, और मीन डिस्टेंस ले ली r², मीन डिस्टेंस। ये स्केलर फॉर्म है भी, यहां इसमें से कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर इसको हम वेक्टर बनाना चाहें तो एक स्टाइल है, अगर कभी किसी क्वांटिटी को वेक्टर बनाना हो तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रूल होता है, यूनिट माने 1 से। तो आर कैप से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, वेक्टर। और आर कैप का फार्मूला होता क्या, ये भी बता दे, वेक्टर आर बाई मॉड आर, या वेक्टर आर बाई सिंपल आर। सिंपल आर ही मॉड आर होता है। तो यहां अगर हम इसको पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा GMSMP आर वेक्टर बाई आर क्यूब। ये हमारा एक फोर्स का फार्मूला टाइप का बन गया। अब एक और बात बता दें आपको, जो टॉर्क होता है, ये भी पीछे पढ़ाया मैंने, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, ये पीछे पढ़ाया हमने। किसी को याद भले ही ना हो, पीछे हम समझा चुके हैं टॉर्क आर क्रॉस एफ। अब इसमें एफ की वैल्यू मैं वो वाली पुट कर दे रहा हूं, यहां पर देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ये सब पूरा GMSMP बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये तो है कांस्टेंट टाइप के, वेक्टर्स नहीं, मतलब स्केलर्स हैं। आर क्रॉस आर, मैं एक रिजल्ट पूछता हूं, आप कोई बता सकते हो आई क्रॉस आई क्या होता है? क्या बात कर रहे हो, आई डॉट आई फिर क्या होता है? जीरो होता है। अगर सेम फिजिकल क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो मतलब हो गया जीरो, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है? और अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो थीटा हो गया जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। इसलिए इसका रिजल्ट जीरो। तो ऐसे में पूछूंगा आर क्रॉस आर क्या दे रहा है, जीरो देगा कि नहीं देगा, बताओ। तो टॉर्क की जो वैल्यू आई यहां पर कितनी आई, पहली बात। दूसरी बात, जो रोटेशनल मोशन चैप्टर है उसमें हमने प्रूफ किया है जो टॉर्क होता है टाउ, उसको हम बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये फार्मूला आप अलग से याद कर लीजिएगा। ये किस चैप्टर का फार्मूला है, रोटेशनल मोशन का, जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है कुछ वजह से। तो ये फार्मूला आपको याद रख लेना है। यहां जे क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। अरे ऐसे समझ लो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स। नहीं याद है, लीनियर मोमेंटम p होता है, dp बाई dt f होता कि नहीं होता है। लीनियरली चलेगा तो फोर्स होता है, और रोटेशन के लिए जिम्मेदार कौन होता है, टॉर्क। जब तक टॉर्क नहीं लगाओगे तब तक कोई चीज रोटेट करेगी, बताओ। आप स्टीयरिंग चलाते हो ना, तो हम घुमाते हैं ना गोल, रोटेशन होता कि नहीं होता है। तो टॉर्क इज सिमिलर क्वांटिटी इन रोटेशनल मोशन एज द फोर्स इन द लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन का मोमेंटम p होता है, एंगुलर मोमेंटम का j होता है। तो बस इससे समझ लो आप। तो देखिए ये टाउ निकला और यही होता है dj। तो यहां से देखो j इज इक्वल टू, फाइनली किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होने का मतलब क्या हुआ, वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो j इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रूफ हुआ, पहले बताओ। और j कांस्टेंट, यही प्रॉपर्टी इलिप्स को सेटिस्फाइड करती है। For any object which revolve in the elliptical path, that's angular momentum is zero.
मतलब कांस्टेंट, दैट्स एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट. इट मींस प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ. दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ. इसको नोट कर लें. यहां फाइनली लिख दीजिएगा, दिस इज द कंडीशन ऑफ elliptical path. This is the condition of elliptical path. It means planets revolve around the sun in elliptical path. Planets revolve around the sun in elliptical path. आइए हम लोग सेकेंड लॉ को प्रूफ करेंगे. अब हम सेकेंड लॉ की प्रूविंग पे आते हैं. देखिए सेकेंड लॉ क्या होता है, इसको भी समझ लें. अब सेकेंड लॉ को प्रूफ करेंगे. इसके लिए हम डायग्राम को वापस एक बार बुला रहे हैं. ये देखिए सन की पोजीशन है हमारी, यहां पर सन सिचुएटेड है, और ये प्लेनेट की पोजीशन है P. प्लेनेट का मास m ले लीजिएगा, वेलोसिटी v, ये लीनियर वेलोसिटी ली है. v इज द लीनियर वेलोसिटी. दो तरह की वेलोसिटी होती हैं, एक लीनियर वेलोसिटी होती है और एक एंगुलर वेलोसिटी होती है. इनमें आपस में रिलेशन भी होता है, v इक्वल टू r ओमेगा. सर्कुलर मोशन चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, जिनको नहीं याद है वो याद कर लेंगे. अच्छा चलो यहां की बात करते हैं फिलहाल. तो देखिए ये लाइन ज्वाइनिंग थी ना, यही तो एरिया स्वैप करेगी. सेकेंड लॉ में हमें एरिया की मतलब होता है एरिया से. तो सपोज करो इस समय यहां पर है, ये ए पॉइंट पर है, और थोड़ी देर बाद ये चलते चलते बी पॉइंट पर पहुंच गया. इसने कितना एरिया कवर किया है, ये. तो इसकी जो ये डिस्टेंस है इसको हम लोग आर्क बोलते हैं. क्या बोलते हैं, आर्क. इसको हमने डेल्टा एस लेट कर लिया. कितना, डेल्टा एस. ओके. ये जो एंगल है इसको डेल्टा थीटा या डी थीटा लिख सकते हो आप. क्या लिख सकते हो, इसको भी डीएस बोल दो. डिफरेंशियल फॉर्म में समझा रहा हूं मैं. तो ये एंगल हो गया डीएस. यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस मीन है उसको स्मॉल आर बोल रखा है मैंने. ये तो पिछले डायग्राम में भी आप बना सकते हो, उसमें अगर नहीं भी बनाए तो ये चीजें बना लीजिएगा, तो आपको दोबारा डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा. अब मैं किसी तरह इस हिस्से का एरिया फाइंड कर रहा हूं. तो देखो सिंपली एरिया का फार्मूला वैसे हम लोग जो सीखते हैं वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल. इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये अप्रोक्सीमेट ट्रायंगल है एस ए बी. इन ट्रायंगल एस ए बी वो कर्व है, बट वो एक तरीके से हम ट्रायंगल की तरह ट्रीट करेंगे. बहुत लार्ज स्केल में है एक्चुअल में. तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता हाफ बेस हो गया ऐसे, और हाइट की जगह ए बी आ जाएगी परपेंडिकुलर की जगह, ये इस तरीके से. तो अब हमको किसी तरह ऐसे की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो वो पता ही है हमको आर, वी नो. ऐसे और ये ए से बी और फाइंड करना चाहता हूं डीएस, बट एक फार्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस. ये जरूर आपने सुना होगा. ये एंगल जो बना वो डी थीटा बना है, और आर्क हमने ए बी बोल रखा है, वही डीएस, और रेडियस हमारी आर है. तो ए बी की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आई, आर डी थीटा. ए बी पे पता चल गया मुझे, और एस ए या ए एस की डिस्टेंस आर हमको ऑलरेडी नोन है. तो देखिए एरिया क्या निकल रहा है, एरिया डी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट आर डी थीटा. यहां से एक फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया आर स्क्वायर डी थीटा डी ए. यहां तो कोई समस्या होगी नहीं आपको इतना समझने में. अब मैं थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी उठा रहा हूं एंगुलर मोमेंटम की. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इसको समझ लें. हम पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं आपको. एंगुलर मोमेंटम जे इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है. एक रिलेशन है पिछले चैप्टर का रोटेशनल मोशन का. आई होता है एम आर स्क्वायर, तो हमारा जे इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा आया है. हम यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू पता करना चाहते हैं. देखो और एक चीज देख लो, इसमें काम करो, एक स्टेप और बढ़ा लेते तो बेटर रहेगा, डायरेक्ट आ जाएगा. देखो ये एरिया निकला है, और हमारी प्रूविंग एरियल स्पीड के लिए चल रही है. किसके लिए, एरियल वेलोसिटी स्पीड. तो टाइम से डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी. इसको सुन लीजिए क्या बोलते हैं. देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, बट कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा, और उसका सिंबल क्या होता है, ओमेगा. तो ये हमारा रिलेशन आया एरियल स्पीड इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर ओमेगा. अब आप आसानी से वहां से वैल्यू निकाल के पुट कर पाएंगे. यहां से आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू निकालिए,
तो देखिए क्या निकल रही है, आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू जे बाई एम आया कि नहीं आया, बताओ भाई। वहां से आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू यहां पर हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग इस रिजल्ट पे आए कि डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, इसकी जगह जे बाई एम रखोगे, 2 पहले से यहां पर है तो जे बाई 2m, और फर्स्ट लॉ में हमने प्रूफ किया हुआ है जे इज कांस्टेंट। अभी फर्स्ट की प्रूविंग कराई मैंने, जे उसमें क्या था, कांस्टेंट था, तो ये कांस्टेंट है और मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता ही है प्लेनेट का, तो ये पूरा रिजल्ट क्या हो गया, कांस्टेंट। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इसका मतलब एरियल स्पीड इज कांस्टेंट। यही है हमारा फर्स्ट सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट, सेकेंड लॉ प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए इसको भी।